नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 और दोस्तों इन्फोर्समेंट दरोगा जो कि परीक्षा होने वाला है 6 दिसंबर को, उसके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं यह केबीसी नैनो बुक से है, जो कि यह रहमान सर का बुक है, जो कि अभी नया नया बुक आया हुआ है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर के वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे हम लोग पेडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। पारा जो है वह सबसे भारी धातु है। उसके बाद सोना, उसके बाद प्लेटिनम एवं चांदी आते हैं, और आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु ऑस्मियम मानी जाती है और इसका प्रयोग फाउंट पेन की नीब या ग्रामोफोन रिकॉर्ड की सुई को नोक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट गटर को सोडा वाटर कहते हैं और इसमें मिनरल वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम सल्फेट जैसे विघटित पदार्थ घुले रहते हैं, और इसे क्लब सोडा, सेल्जर, स्पार्कलिंग वाटर या फिजी वाटर भी कहते हैं। और सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से निकलती है जिसके कारण तेज आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि इन बोतलों में विशेष दाब की स्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंजेक्ट करके भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदक विषों को प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कॉस्मिक किरणें। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें में मुख्यतः धनावेशित प्रोटॉन होते हैं और अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो एवं गामा रे फोटोन भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यकृत जो है वह प्रभावित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम और सोडियम। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे वर्ग हैं जिनमें फूल पाए जाते हैं और ये जिम्नोस्पर्म की तरह बीज उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये इसके साथ ही फल भी उत्पन्न करते हैं जिनमें बीज होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि थर्मस फ्लास्क का रजित तल ऊष्मा के अंतरण को रोकता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनमें से सभी, विकिरण, चालन और संवहन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि साधारण नमक जो हम हर दिन खाते हैं उसमें 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें सोडियम और क्लोराइड होता है, और साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और इसका सूत्र NaCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि उपग्रह यानी कि सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेलीविजन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक त्रिआधारीय अम्ल का अनुभार 176 है, तो इसका समतुल्य भार होगा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 58.66 समतुल्य भार होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयोजकता से। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 14 में कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। 14 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओ को यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता कहा जाता है। और आपको ऑप्शन ए में दे रहा है ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आयरन के प्रबल स्रोत है। पालक के हरे पत्ते आयरन के लिए प्रबल स्रोत है और सबसे अधिक आयरन मेथी में पाया जाता है, और आयरन जो है वह रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 में आपको कह रहा है, छोटा कर देते हैं, 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने। 1904 ईस्वी में बी डी सावरकर ने विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, जिसे वर्ष 1904 में बी डी सावरकर ने नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 में आपको कह रहा है कि सुरक्षा के लिए मराठों के प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि सुरक्षा के लिए मराठों की राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे चौथ के नाम से जाना जाता है। चौथ जो था वह सुरक्षा के लिए मराठों के द्वारा वसूला जाने वाला कर था, और शिवाजी ने अपनी आय में वृद्धि करने के लिए चौथ एवं सर देशमुखी को एकत्रित करने की प्रथा को प्रारंभ किया था, और ये दोनों कर उनकी आय के प्रमुख साधन थे, और बाद में ये कर उनके राज विस्तार में भी सहायक सिद्ध हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 18 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल ने सहानुभूतिपूर्वक टिप्पणियाँ की। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेरठ संयंत्र मुकदमा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 में आपको कह रहा है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी को पराजित किया था बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में, और इस युद्ध में बाबर ने तुगलुमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का सफल प्रयोग किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 में आपको कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनिष्क के युग में। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चौथी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान एवं महायान शाखा के रूप में हुआ, और महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्जन ने द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट नामक पुस्तक कर्जन के द्वारा रचना किया गया है, और लॉर्ड कर्जन 6 फरवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे और शेख बहाउद्दीन जकारिया का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कोट कहरौर कस्बे में हुआ था और शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने सुहरावर्दी संप्रदाय या सिलसिला की स्थापना 1262 ईस्वी में शेख बहाउद्दीन जकारिया ने इस संप्रदाय का संचालन अपने हाथों में ले लिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 में आपको कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और भारत में फाहियान मुख्य रूप से नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए आया था और अपनी यात्रा के दौरान उसने भारत, श्रीलंका, नेपाल, जावा आदि क्षेत्रों की भी यात्रा की। और फाहियान की यात्रा के समय भारत में गुप्त साम्राज्य तथा चीन में जिन साम्राज्य का शासन चल रहा था और गुप्त का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 में आपको कह रहा है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कि नाउ आर नेवर पैम्फलेट किसने लिखा। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रहमत अली ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 में आपको कह रहा है कि दीवान अर्ज विभाग संबंधित था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा विभाग से। सल्तनत काल में आरिज मुमलिक के विभाग को दीवान अर्ज कहा जाता था और इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 में कह रहा है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नान्यदेव। 11वीं सदी के अंत तक बिहार में पाल वंशों की सत्ता लगभग समाप्त हो चुकी थी और रामपाल के शासनकाल में तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय हुआ, जिसका संस्थापक नान्यदेव एक महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उदारवादी दल। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त की विजय गाथा से प्रभावित होकर B.A. स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था और इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी और समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 में आपको कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीर मोहम्मद मुनीस ने। पीर मोहम्मद मुनीस हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे। इन्होंने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण एवं उनकी दुर्दशा का प्रश्नांकित रचना में मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32 में आपको कह रहा है कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजतरंगिणी। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33 में कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया।
33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जमींदारों के साथ। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा भी कहते हैं और सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया और 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को लागू किया और 1793 ईस्वी में इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अस्थायी कर दिया गया और कालांतर में इसे उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया गया और अस्थायी भूमिकर व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भूमि पर लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34 में कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी और इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया और एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई और लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35 में आपको कह रहा है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36 में आपको क्वेश्चन नंबर 36 में कूट दिया हुआ है, ये आपको बताना है, यानी कि निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले पुणे, उसके बाद कोलकाता, फिर शिमला, फिर नई दिल्ली। यानी कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में था और वर्ष 1905 में मुख्यालय शिमला स्थानांतरित कर दिया गया और वर्ष 1928 में आपको पुणे तथा वर्ष 1944 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन इसका पहले आपको सी होना चाहिए, सी डी, यानी कि 36 का राइट आंसर हो जाएगा और यानी कि स्थापना के कालक्रम अनुसार तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले कोलकाता, उसके बाद आपको पुणे, उसके बाद आपको पुणे, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद शिमला, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 में आपको कह रहा है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सागरीय, यानी कि महासागर। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को वर्ष 1935 में सर्वप्रथम इजी टोंसले द्वारा प्रस्तावित किया गया और इनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जैविक एवं अजैविक घटकों में होती है और सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को अपनी रासायनिक संरचना के कारण सबसे स्थिर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 में कह रहा है कि धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39 में कह रहा है आपको कि प्रश्न संख्या 39 में कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्स किरणें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोंडवाना क्रम का कोयला। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेखहिया से। आपको लेखहिया में सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश के स्वर पश्चिमी दिशा में हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 42 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूती वस्त्र जो टेट्रोएट दे रहा है ये आपको सही नहीं है। कागज ओंटोरियो, कागज जो है आपको ओंटोरियो, सूती वस्त्र जो है वह ओसाका कोवे हो जाएगा, सूती वस्त्र ओसाका कोवे। उसका रासायनिक टेक्सास सही है, मोटर कार नागोया सही है, और कागज ओंटोरिया सही है, और सूती वस्त्र जो हो जाएगा वह ओसाका कोवे हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजघाट बांध जो है वह बेतवा नदी पर बनाया गया है, और राजघाट परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में बेतवा नदी पर राजघाट के समीप 1079 किलोमीटर लंबा तथा 4308 मीटर ऊंचा राजघाट बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 45 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बड़े देशों के लिए आदर्श। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों जो है यह खरीफ फसल नहीं है, सरसों एक रबी फसल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 47 में आपको कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति क्या है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौंड जो है यह भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 48 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 49 में कह रहा है कि राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 में कह रहा है कि भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग जंगबो नदी के नाम से जानी जाती है, और इसे तिब्बत में सांगपो भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 51 में कह रहा है कि लार किसके पाचन में मदद करती है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह स्टार्च के पाचन में मदद करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30:1। नेक्स्ट देख लेते हैं। 53 में आपको कह रहा है कि भारत में कोल उद्योग क्या है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ जो है आपको कोल उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिक्री कर एवं उत्पाद शुल्क जो है आपको दो या परोक्ष कर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 55 में आपको कह रहा है कि भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाबार्ड जो है यह आपको औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 56 में कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969-74 में हुआ था। इसी समय आपको कीमत स्तर में कमी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 57 में कह रहा है कि वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जसलीन कौर जोसन। जसलीन कौर जोसन दूसरी भारतीय महिला है जिसने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी है, और कल्पना चावला वर्ष 1997 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या 58 में कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 में कह रहा है कि निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति कब मिली। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्थिक विकास से। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 61 में कह रहा है आपको कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बढ़ता जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 63 में कह रहा है कि टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 64 में कह रहा है कि खट्टे दूध में होता है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 65 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 66 में कह रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबा फरीद के। भारत के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने 12वीं शताब्दी में चिश्तिया सिलसिले की स्थापना की और बाबा फरीद मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 67 में कह रहा है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 में स्थापित हुआ तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 68 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और यह संविधान के भाग 3 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 69 में कह रहा है कि आमतौर पर प्रश्न संख्या 69 में कह रहा है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा के सदस्य होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन यह आवश्यक शर्त नहीं है कि वे राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 70 में आपको कह रहा है कथन दिया हुआ है, विचार करना है और कथन दिया हुआ कि इनमें से कौन सा सही है। कह रहा है कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीनों कथन सही है। यानी कि इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है और लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है और प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 71 में आपको कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 72 में आपको कह रहा है कि भुगतान संतुलन में निहित होता है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण, यानी कि तीनों जो है वह भुगतान संतुलन में निहित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 73 में कह रहा है कि मौद्रिक नीति निर्माण भारत में कौन करता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 74 में आपको कह रहा है कि धान के खेत में निकलने वाली गैस है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन।
धान के खेत में मीथेन गैस निकलती है और मीथेन की खोज सर्वप्रथम 1776 ईस्वी में वोल्गा द्वारा झील के किनारे की दलदली मिट्टी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 में कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल राज्य में। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 76 में कह रहा है कि महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईश्वर की सभ्यता जो है वह महात्मा बुद्ध नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 77 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता भी कहलाता है, क्योंकि इसने भारत में पहली बार पृथक सार्वजनिक निर्माण विभाग 1851 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 78 में कह रहा है कि गांधी जी ने दांडी अभियान चलाया था। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नमक कानून तोड़ने हेतु। नेक्स्ट देख लेते हैं। 79 में कह रहा है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 में कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुभद। गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्ष में अपने शिष्य चुंद के घर पावा पहुँचे और उसके यहाँ शुक्रमादव नामक भोज पदार्थ खाने से उनको अतिसार रोग हो गया। उसके बाद गौतम बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। 81 में कह रहा है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 82 में कह रहा है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋग्वेद में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 83 में आपको कह रहा है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 84 में कह रहा है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक था, जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित दो प्रमुख सिक्के चांदी का टक्का और तांबे का जितल प्रचलित किया। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 85 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलियम हॉकिंस। 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 86 में आपको कह रहा है कि समुद्री मार्ग से अफ्रीका के चारों ओर की यात्रा करते हुए भारतवर्ष के पश्चिमी समुद्र तट पर पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्को डी गामा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 87 में कह रहा है कि 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 88 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट देख लेते हैं। 89 में आपको कह रहा है कि किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वी चिरोल ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 90 में आपको कह रहा है कि माउंटबेटन योजना आधार बनी
90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देश के विभाजन की। माउंटबेटन योजना जो था वह 3 जून 1947 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 91 में कह रहा है कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 28 महीने चला था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 92 में आपको कह रहा है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था, यह आपको बताना है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जस्टिस रानाडे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1884 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी और 1984 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 93 में कह रहा कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर टीबी सप्रू ने, यानी कि तेज बहादुर सप्रू ने आपका वकालत किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 94 में कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर शंकर नायर ने। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए जघन्य हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 95 में 95 में कह रहा है कि किसी जगह का स्थानीय समय और 6 प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी 3 प्रातः है, तो उस जगह की देशांतर रेखाएं क्या होगी। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 45 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट देख लेते हैं। 96 में आपको कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। 97 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पनानगुडी जो तमिलनाडु दे रहा है, यह आपका सही है। अन्य स्थान प्रत राज्यों में स्थित नहीं है और इसका सही युग्म इस प्रकार होगा, यानी कि पनानगुडी तमिलनाडु, उसके बाद हल्दिया जो है आपको पश्चिम बंगाल में, जामनगर गुजरात में और नुमालीगढ़ जो है वह असम में हो जाएगा, जो कि यह 3 ऑप्शन गलत दिया हम आपको बता दिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 98 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुअरी बनाती है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तापी। भारतीय नदियों में अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा, तापी और माही एस्चुअरी का निर्माण करती है और अन्य नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 99 में आपको कह रहा है कि 99 में भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल राज्य में। नेक्स्ट देख लेते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा 100 में कह रहा है कि आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीमा कर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, जो कि आपको केबीसी नैनो बुक जो नया आया हुआ है उससे था, जो कि रहमान सर का बुक है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर दोस्तों आपको आपका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जा करके वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।